स्टोरी नंबर 1। कराची का पुलिस राइडर जहां चुड़ैल नजर आती है। मेरा एक दोस्त यूरोप में रहता है। कल उसका फोन आया तो वो बताता है कि हमारी पूरी फैमिली कराची में एक फ्लैट में रहा करती थी और 2010 या 2009 में उनके पेरेंट्स ने एक घर खरीदने का इरादा किया कि आगे चल के बच्चों की शादी वगैरह करनी है तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी। फ्लैट छोटा था तो उन्होंने मोहम्मद सोसाइटी में एक घर परचेज किया जो ओल्ड कंस्ट्रक्टेड था और उसमें थोड़ा सा रेनोवेशन का और कलर वगैरह का काम था। तो वो उन्होंने सोचा कि उसी में कुछ दिन रहते वो करवाएंगे। तो वो लोग उस घर में रेनोवेशन का काम भी करा रहे थे। वो कुछ दिन के लिए शिफ्ट हो गए थे। जब वो वहां पर जाकर रहने लगे तो उनको कुछ ऐसी एक्टिविटीज वहां पर नजर आई जिससे उनको अंदाजा हुआ कि ये घर जो है वो हॉन्टेड है और उनके घर के हर फैमिली मेंबर को ये फील होता कि उनके अलावा भी कुछ इनविजिबल लोग, और एक या दो नहीं बल्कि बहुत सारे लोग, बच्चे हर वक्त उस घर में मौजूद होते हैं और उनके आसपास ही मौजूद रहते हैं। छत से आवाजें आना, दरवाजों का जोर जोर से बंद होना, खिड़कियों पे नॉक होना, और उस घर में बाहर थोड़ा सा लॉन था तो उस एरिया में बच्चों का खेलना। जब ये लोग सो जाएं तो किचन में ऐसा लगता है जैसे कोई पूरी फैमिली जो है ना कुकिंग कर रही है, और डाइनिंग रूम, टीवी लाउंज, हर जगह उन लोगों की मौजूदगी का एहसास होता। कुछ दिन तो इन्होंने जो है ना बड़ी मुश्किल से गुजारे, क्योंकि ये ऐसे डिसीजन है जो घर लिया उन्होंने तो वो दोबारा इतनी जल्दी चेंज नहीं किया जा सकता कि आज घर लिया है तो उसको कल बेच दें फिर किसी और जगह ले लें। इन्होंने कहा अल्लाह मालिक के गुजारा करते हैं। लेकिन जब वो एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई तो इन्होंने दोबारा से अपने फ्लैट में शिफ्ट होने की डिसीजन ले लिया कि हम लोग वापस अपने घर चले जाएंगे उसी फ्लैट में। तो ये लोग अपने घर वहां चले गए। अच्छा, कुछ दिन बाद इन्होंने उसमें एक चौकीदार रख दिया उसकी देखभाल के लिए, और इन्होंने कहा कि चलें, जैसे नया घर होता है तो उसमें वो कुरान खानी होती है, फिर कुछ लोगों को एक अब होम वोम पार्टी के ले गए, होम वोम पार्टी हो जाएगी, और कुछ लोगों को बुलाया खाने के लिए, रिश्तेदार, अजीज, करीबी नेबर्स, और वहां पर वो एक प्रोग्राम रखा घर में। तो वो कुरान खानी हुई, खाना वगैरह हुआ, और ये क्योंकि फ्लैट में शिफ्ट हो गए थे तो इन्होंने रात को वहां पर रहना नहीं मुनासिब समझा। वहां पर प्रोग्राम करके खाना वगैरह खा के सब लोग जब चले गए तो ये लोग भी उसमें दरवाजा वगैरह लॉक करके और वापस अपने फ्लैट में चले गए। तो अगले दिन सुबह इनका जो वेरी नियरेस्ट नेबर थे, बिल्कुल दीवार से दीवार मिली हुई थी उस घर की, उनका फोन इनकी मदर के पास आया और वो कहने लगे हमें अच्छा तो नहीं लग रहा है, आप पता नहीं बुरा ना माने, लेकिन आपके कोई रिश्तेदार या आपके घर वाला, वो रात को कोई लड़की जो है वो ऊपर छत पे खड़ी रही है और उसने फुल मेकअप किया हुआ था और हमें अच्छा नहीं लग रहा था ये। और काफी दफा हमने जो है ना वो आपके घर में बैल की आवाज सुनी, तो हमने ऊपर छत से जाके देखा कि आपके दरवाजे पे कौन खड़ा है, तो दरवाजे पे आपके कोई खड़ा हुआ नजर नहीं आया, और आपके घर के अंदर से बैल की आवाज बड़े वाज़ेह तौर पे हमने सुनी 2 या 3 दफा, और आपके घर के अंदर की लाइट्स भी चल रही थी। तो ये तो कोई ऐसी मायूब बात नहीं है, लेकिन हमने जब उस लड़की को देखा कि वो छत पे खड़ी हुई है और
पूरी तैयार हुई, तो ये ज़रा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है रात के 1:30 बजे 2 बजे। तो हमने कहा हम आपको बताते हैं कि उनको कहें कि इस वक़्त घर छत पे ना खड़ा हुआ कर। तो वो उनकी मदर बहुत परेशान हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों ने पार्टी तो की थी, लेकिन हम तो कोई भी वहाँ पर रात को नहीं रुका था, और हम लाइट्स वग़ैरह बंद करके, पूरे दरवाज़े लॉक करके और फिर अपने फ्लैट में आ गए थे रात को। वहाँ तो कोई रात को ठहरे ही नहीं, स्टे नहीं किया किसी ने। तो ये इनके नेबर जो है ना बोलने लगे, नहीं आप झूठ समझ रही हैं, मैंने तो खुद देखा है कि वहाँ पर बाहर आपकी बालकनी में और छत पे वो बच्चे भी घूम रहे थे, और एक लड़की तो रात को काफ़ी लेट नाइट तक वहाँ पर खड़ी रही है। खैर वो बात आई गई हो गई, इनकी वालदा जो है ना बड़ी परेशान हुई। इन्होंने उस चौकीदार को पूछा कि आपने कोई ऐसी चीज़ फ़ील की है? ऐसे-ऐसे बताइए। इन्होंने तो खुद फ़ील की थी उस घर में। अच्छा, अब चौकीदार जो है ना, कभी-कभी अगर जब घर के अंदर जाता था, सफाई वगैरह के लिए, तो वो ये बताता है कि उसको कोई ऐसी अनदेखी मखलूक जो उसको नज़र नहीं आती थी, लेकिन वो उसको लिटरली पूरे से पीछे से पुश करती थी, धक्का देती थी, और इतने फ़ोर्सली धक्का देती थी कि वो उसको बाहर निकाल के घर से बाहर लॉन की तरफ फेंक देती थी। इस चौकीदार का भी यही रूटीन था, क्योंकि उसके लॉन में बाहर, घर से बाहर एक रूम था, सर्वेंट रूम कह लें, और वॉशरूम भी था। तो वो घर के अंदर जाता नहीं था, वो सिर्फ उसी बाहर वाले कमरे को यूज़ करता था, उसी वॉशरूम को यूज़ करता था। और डर के मारे रात को 12-1 बजे उसके करीब ही कोई रिश्तेदार वगैरह रहते थे, उसकी बस्ती थी, कच्ची आबादी। तो वो रात को 1-1:30 बजे वहाँ चला जाता था, और 2-3 घंटे वहाँ गुजार के सुबह फजर के टाइम आके अपने कमरे में सो जाता था। उसने भी यही बताया इनकी फैमिली को कि हाँ, इस किस्म के मसले होते हैं, और मुझे भी बाज़ दफ़ा बहुत डर लगता है, क्योंकि दरवाजे बंद होते हैं और खुद ब खुद लाइट्स अंदर जल जाती हैं, और लोगों के चलने फिरने की जो है ना वो आहट मैं महसूस करता हूँ। और अगर मैं कभी अंदर जाने की कोशिश करता हूँ तो मेरे साथ ये होता है। बहरहाल इस तरह से दिन गुजरते रहे, तो ये मेरे दोस्त की जॉब लग गई दुबई में। 2 साल बाद जो है वो इन्होंने, या 3 साल बाद, जब इनकी बेटे की शादी का प्रोग्राम बना, तो फिर दोबारा से इन्होंने उस घर को आबाद करने की कोशिश की, इसलिए कि अब उस फ्लैट में गुजारा नहीं था इसकी शादी के बाद। ये लोग फिर उस घर में शिफ्ट हुए। इन्हें पहले से एहसास तो था कि इसमें प्रॉब्लम्स हैं। बच्चे की शादी की, तो ये दुबई में जॉब करता था, तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना कराची आता जाता रहता था। मतलब ये खुद बताता है कि मुमताज़ साहब, मैं कोई पूरे साल में 70% जो है ना वो मैं कराची में गुजारता था। नई-नई शादी थी, और दुबई क्योंकि करीब था, इनकी वाइफ का मेरे ख्याल से वीज़ा वगैरह नहीं हुआ था, तो ये एवरी मंथ जो है ना वो कराची चक्कर लगाता था, और हफ्ता 10 दिन इस तरह से रह के चला जाता था। अब इसकी बीवी को भी वो चीज़ें फ़ील होने लगी। वो बताती है कि मेरे पीछे-पीछे कोई मुस्तकिल कोई होता है। यहाँ तक कि उसने बाज़ दफ़ा मेरे पीछे से शोल्डर पे हाथ भी टच किया, और बहुत ज़्यादा डरने लगी। और इसी तरीके से वाक़यात जो है ना उनके बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ भी होते रहे। सभी के साथ ये महसूस होता था सबको। हालाँकि दूसरी मंजिल लॉक थी, लेकिन वहाँ से मुस्तकिल बच्चों के खेलने की और बातें करने की आवाज़ें आती थी। ये तकरीबन 1 साल वहाँ पर रहे। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा परेशानी शुरू हो गई, तो इसकी वाइफ जो थी वो तो अपने माँ-बाप के घर शिफ्ट हो गई, और इसकी फैमिली के मेंबर, पेरेंट्स वगैरह, वो दोबारा से अपने फ्लैट में शिफ्ट हो गए। अच्छा, इनकी मदर का कोई बिज़नेस था मार्केटिंग एंड सेल्स का, तो इन्होंने उस फिर मकान को नीचे 2 कमरे ऑफ़िस में शिफ्ट कर दिए। इनका कोई ऑफ़िस बनाना था उनको सेल्स का।
तो ऑफिस वालों को भी बताया कि इस किस्म की प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि हम तो सुबह 9 बजे से लेके 5-6 बजे तक डे टाइम में वापस चले जाएंगे, नाइट तो हमने ठहरना नहीं है, तो कोई मसला नहीं, हम चला लेंगे काम। तो वो घर उन्होंने उस ऑफिस में शिफ्ट कर दिया। और मेरा दोस्त जो है, इसकी जॉब फिर उधर यूरोपियन एक सिटी माल्टा है उसमें हो गई। तो ये ऑफिस जो है वो 2-3 साल तक वहां चलता रहा। जब इन्होंने ऑफिस बनाया तो इनकी एक फैमिली रिश्तेदार थे, वो दुबई से 1 महीने के लिए किसी की डेथ में कराची उनका आना हुआ, उनको 1 महीना रहना पड़ा। तो उन्होंने इनकी मदर से कहा कि हमें कोई घर चाहिए, हमें 1 महीने तक रहना है। तो इनकी मदर ने कहा कि आप ऐसे ऐसे घर है, ऑफिस बना हुआ है, उसमें बाकी कमरे खाली हैं, तो आप उसमें रह लें, लेकिन उसमें इस किस्म के कुछ मसाइल होते हैं तो आप इग्नोर कीजिएगा, डरिएगा मत। सुबह तो 5-6 बजे तक जो है ना वो ऑफिस होता है, उसके बाद दूसरे रूम्स भी खाली हैं, आप रह लें उसमें। तो वो फैमिली जो है ना वो 1 महीने के लिए उस घर में रहना शुरू कर दिया। अच्छा, इनके पेरेंट्स ने उस फैमिली का ख्याल रखने के लिए एक बंदा भी वहां पर जो है ना 1 महीने के लिए हायर करके उनके साथ रख दिया, ताकि वो उनके खाने पीने का और सफाई सुथराई का ख्याल करे। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, उस फैमिली को भी इसी किस्म की एक्टिविटीज महसूस हुई। ये नीचे है तो ऊपरी मंजिल पे कोई विंडो पे नॉक कर रहा है बहुत जोर जोर से, और नॉक इतनी जोर से कर रहा है कि लगता है जैसे विंडो तोड़ देगा। ऊपर जाने का जो रास्ता था उसका डोर बिल्कुल लॉक होता था, लेकिन उस दरवाजे के खुलने की आवाज और उसके बाद इतनी जोर से पटक के बंद करने की आवाज, जैसे कोई गुस्से में किसी ने दरवाजा मार के जाता। और जो इनके लिए एक बंदा रखा था जो इनकी टेक केयर के लिए, वो भी वहीं टीवी लॉन्च में जो है ना उसने अपना मैट्रेस डाल के रात को वहीं सोता था। तो उसको भी यही चीज फील हो कि जब वो सो जाए तो किचन में कोई है, इसकी आंख खोले ये देखे किचन में कोई ना हो, लेट जाए तो महसूस हो कि टीवी लॉन्च में और ड्राइंग रूम में, और मतलब घर के हर कोने में कोई ना कोई चल फिर रहा है, मुस्तकिल चहल पहल है। वही बच्चों के खेलने की आवाजें, ऊपर से छत से बातों करने की आवाजें। ये लोग बहुत परेशान हुए, जो फैमिली उसमें रह रही थी। उन्होंने कहा कि यहाँ तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन रहते रहे। कोई 1 हफ्ते बाद इनको छत से बहुत जोर की आवाज आई, कोई चीज गिरने की। तो इन्होंने कहा कि दरवाजा जाके देखा तो दरवाजा लॉक था ऊपर जाने का। तो वो जो बंदा इन्होंने रखा हुआ था टेक केयर करने के लिए, उसने बताया कि अच्छा परेशान ना हो, मैं जाके देखता हूँ। एक एंटीना डिश है जो ऊपर छत पे रखी हुई है, वो जो गोल बड़ी सी डिश होती थी जिससे मतलब चैनल्स वगैरह आते थे, अब तो खैर केबल सिस्टम हो गया है, तो वो रखी हुई थी ऊपर। इसने कहा मैं वो जाके देखता हूँ, हो सकता है वो गिरी हो हवा से या किसी दीवार से टकराई हो जिसकी ये आवाजें हैं। खैर इसने लॉक खोला, ऊपर गया। जब ये ऊपर गया तो इसने देखा डिश खड़ी हुई है ऐसे टेढ़ी करके, जैसे दीवार से टिका के कोई खड़ी करता है, वो डिश है। इसने 2 कदम आगे बढ़ाए और डिश के दूसरी तरफ देखा, तो ये क्या देखता है कि एक औरत है, बाल खोले हुए हैं और बैठी हुई है, और उसकी बैक इसकी तरफ है, चेहरा दूसरी तरफ है। वो बाल खोल के पूरे आगे अपने मुंह की तरफ किए हुए हैं, और जैसे औरतें नहा के निकलती हैं और उसके बाद बाल आगे करके कंघा करती हैं, उस तरीके से वो अपने बालों में कंघा कर रही है। इसकी तो हालत खराब हो गई। इसने उल्टे पैरों भागा, बस ये आयतल कुर्सी वगैरह और जो सूरतें आती भागता हुआ पढ़ता हुआ, और इसने फौरी तौर पर वो बैल्कनी का दरवाजा लॉक किया और ये नीचे आ गया। नीचे आके इसने इस बात का जिक्र किया इनसे, और जो इनकी फैमिली थी इनके मदर को फोन करके ये सुबह पूरा किस्सा बताया कि पहले वो आपके नेबर्स ने शिकायत की थी कि वहां पर कोई खड़ी होती है, और इस किस्म की आवाजें तो आती रहती थी, लेकिन आज ये हुआ। तो खैर वो
अगले दिन ही जो है वो उनके जो मेहमान आए हुए थे उस फैमिली जो रहने के लिए, उन्होंने अपने सामान वगैरह पैक किया और वो किसी और जगह शिफ्ट हो गए। फिर इनके घर वालों ने ये फैसला किया कि अब ये जो है ना घर अब रहने के काबिल नहीं रहा, इसको सेल कर देना ही बेहतर है। जब तक वो चौकीदार वहां पर रहा उसको परेशानी होती रही, इसी किस्म के वाकयात वहां पर चलते रहे। थोड़े दिन बाद जो है ना वो चौकीदार भी खुदा हाफिज कह के चला गया कि मैं यहाँ पर मजीद नहीं रह सकता। फिर इनकी फैमिली ने उस घर को सेल कर दिया और ये बता के सेल किया कि इसमें इस किस्म के कोई मामलात हैं। तो जिन लोगों ने वो घर लिया है उसमें रहाइश नहीं रखी, बल्कि उन्होंने भी कोई ऑफिस बना के ना उसको सुबह से लेके 5-6 बजे तक जो डे टाइम होता है उसमें वो इस्तेमाल करते हैं। रात में उस घर में कोई नहीं होता। वो घर आज भी मोहम्मद अली सोसाइटी में मौजूद है और आज भी उसमें इसी किस्म की एक्टिविटीज होती हैं, क्योंकि जिन लोगों को इन्होंने सेल किया था वो इनको बताते रहते हैं। तो ये एक वाकया उस घर के हवाले से मेरे दोस्त ने शेयर किया था मुझसे। स्टोरी नंबर 2, पाकिस्तान एयरफोर्स जिन स्टोरीज। आज मैं 2 वाकयात ऐसे आपके साथ शेयर करूंगा जो मेरे ब्रदर इन लॉ ने, मेरे वाइफ के बड़े भाई, उन्होंने मुझे सुनाए। और वो इस तरह से है कि वो he got commission in Pakistan Air Force as a pilot officer and retired as wing commander. तो जिस वक्त वो रिसालपुर एकेडमी में, पीएफ की एकेडमी रिसालपुर में ट्रेनिंग जिस वक्त कर रहे थे एज ए कैडेट पायलट, तो उस वक्त उनके साथ ये वाकयात हुए कुछ इस तरह से कि जाहिर सी बात है, आपको पता है कि आर्मी और एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत ही हार्ड, 2 साल की टफ किस्म की। तो ये लोग वहां ट्रेनिंग किया करते थे, उसमें पीटी और बहुत ही एक दिन इसी तरीके से माउंटेन हाइकिंग किया उनका ट्रेनिंग सेशन था। तो उसमें वो जाहिर सी बात है वो अपना लगेज बैग और बड़ी राइफल जिसका अपना वजन तकरीबन 10 किलो होता है, उसको लेके वो माउंटेन पे 12-15 किलोमीटर जाना हाइकिंग और फिर वापस आना। तो बहुत ही थक जाते थे, टांगों में बेइंतहा दर्द होता था सारे कैडेट्स के साथ। अच्छा, एक मैं चीज बता दूं कि वो अपनी जवानी के दौर में बेइंतहा खूबसूरत, खुशशक्ल और हैंडसम बंदा था, और फिर उसके ऊपर से एयरफोर्स की यूनिफॉर्म। तो ट्रेनिंग सेशन चल रहे थे, एक दिन सर्दियों की रात थी, बहुत ही ठंड, और ये उस दिन जो है ना माउंटेन पे हाइकिंग करके वापस आए थे। तो टांगे दर्द कर रही थी बहुत ज्यादा। तो इन्होंने ब्लैंकेट लिया और नॉर्मली जैसे सब लड़के सोते हैं सो गए। वो कैडेट जो है, कोई कमरे छोटे होते हैं तो 2 कैडेट, और बड़े कमरे में रूम में जो है ना 4 कैडेट कमरा शेयर करते हैं। तो ये ब्लैंकेट में सो गए। तो इनको ऐसा फील हुआ कि जैसे इनके फुट पे जो रिलैक्स करने के लिए कोई दबाता है ना, फुट और पैरों के नीचे पिंडलियों का इलाका जो है वो कोई दबा रहा है कंबल के ऊपर से हाथों से। तो इन्हें खौफ सा महसूस हुआ, इसने यार इस कमरे में कौन आ सकता है। इनको शक हुआ हो सकता है कोई लड़का हो, इनका दोस्त कैडेट, तो उसने ये किया होगा चलो यार कोई दर्द हो रहा होगा पैरों में, हाइकिंग करके आए तो दबा दूं। लेकिन वो तो सारे ही लड़के हाइकिंग करके आए थे, सबकी दर्द हो रहा होगा और कौन दबाएगा एक दूसरे के पैर, सब दोस्त। तो ये डर के मारे ना इन्होंने ब्लैंकेट नहीं उतारा अपने मुंह से, उसी तरह से पड़े रहे। 5 मिनट 10 मिनट वो इनके पैर दबते रहे, उसके बाद वो खत्म हो गया। जब खत्म हो गया वो पैर दबना, तो फिर इन्होंने ब्लैंकेट मुंह से उतारा, देखा कोई भी नहीं कमरे में। अगले दिन फिर यही वाकया हुआ, उसके नेक्स्ट डे फिर यही वाकया हुआ। तो जब तीसरे दिन यही वाकया हुआ तो फिर डर के मारे ये देखते तो थे नहीं। तो 5-7 मिनट के बाद जब इनका पैर दबने खत्म हो गए तो इन्होंने मतलब ये सोच किया कि अब तो कोई होगा नहीं। इन्होंने ब्लैंकेट से मुंह उतारा और उठ के गए ना, तो कमरे के बाहर जो कॉरिडोर था उससे पीछे वाले दरवाजे से एक औरत जो बैक से इनको नजर आई पीछे से, उसका ड्रेस बिल्कुल वाइट था और सर पे से रुमाल जो है ना वो शोल्डर्स पे जिस तरह वो क्रिश्चियंस नन डालती है ना उस तरीके से पड़ा हुआ था। तो इन्होंने उसको बैक से देखा। तो उस दिन इनकी समझ में आया कि भाई ये जो है ना मसला ये है, और वो यही मेरे पैर दबाती थी, इन्हें डर लगा।
लेकिन इन्होंने उसका जिक्र किसी और से नहीं किया, इसलिए कि एयरफोर्स के लोग जो है ना, कैडेट वगैरह, पर वो बात बहुत मशहूर हो जाती है। तो बहरहाल ये 4-5 दिन तक सिलसिला चला। उसके बाद बीच में गैप आया, तो इन्होंने फिर किसी से पूछवाया, किसी के साथ वो शेयर किया किस्सा, उससे पूछ पाया। तो फिर उनके किसी बुजुर्ग वगैरह ने से पूछवाया था, तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक जिन्नी है, फीमेल जिन, जो इन पे आशिक हो गई है। और क्योंकि ये पैर उनमें इनके दर्द हो रहा था, वो इन्होंने आके इसके पैर दबाए। तो वो 1-2 महीने तक जब पूछवाया, तो 1-2 महीने तक तो वो सिलसिला डिसकंटिन्यू रहा। और उसके बाद फिर अचानक, कभी 15 दिन में, कभी 10 दिन में, इसी तरीके से होता था कि जब सो रहे होते तो रात को आके कोई इनके पैर दबाता था। तो एक तो ये किस्सा हुआ, और दूसरा उससे रिलेटेड एक ये था कि इनका ही एक कोर्स मेट जो था वो कराची पोस्ट हुआ। अब मैं उस बेस का नाम नहीं बताऊंगा। कराची में एयरफोर्स बेस है। तो पुराने जमाने के बने हुए जो है ना, बहुत मकान थे, अंग्रेजों के जमाने के बने हुए बंगले थे। 2-2 हजार गज के इनके ऑफिसर्स को जो अलॉट होते थे, और उसमें बेइंतहा पुराने दरख्त पीपल के, बरगद के लगे हुए थे। वो ऑफिसर जो था वो अपनी फैमिली के साथ वहां पर आया। अगले दिन जब उसने देखा कि पूरा लॉन जो है वो तो दरख्तों से घिरा हुआ है, धूप ही नहीं आती, तो उसने अपने लास्कर और बैटमैन वगैरह 2-4 लोग बुलाए। उसने बोला, यार ये कुछ दरख्त छांटो ताकि धूप तो आए मेरे लॉन में। तो बड़ी बड़ी टहनियां, छोटी बड़ी, उसने तकरीबन 2-3 दरख्तों की कटवा दी। मगरिब का टाइम हो गया, लेबर जो थी वो वापस चली गई, ये अपने घर में बैठे। तो अचानक पूरे घर की जो है ना वो लाइटें जल गई, पूरे घर के दरवाजे खिड़कियां खुल गईं, और इस कदर तेज हवा उस घर के अंदर दाखिल हुई जैसे आंधी में या कोई तूफान आता है ना, इस तरीके। तो इन्होंने बाहर निकल के देखा कि शायद तूफान या आंधी आ रही है। बाहर का मौसम बिल्कुल नॉर्मल था, और इनके घर में ठंडी तेज हवाओं से, खिड़कियों से और दरवाजों से आ रही थी, और पूरे घर में वो रोटेट कर रही थी। तो इनको ये फील हुआ कि वो पढ़ा लिखा बंदा था, समझदार था, सीनियर ऑफिसर था। इसने बोला, यार ये कोई नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। और ये बाहर आया, इसने दरख्तों के पास लॉन से खड़े होकर बोला कि भाई ऐसे ऐसे है मेरे साथ जो वाकया हुआ है, तो अगर कोई यहाँ मौजूद है तो मुझे बताए। तो कहता है कि वो इतने हैवी किस्म के दरख्त थे, और वो पूरे दरख्त बुरी तरह से शेक हुए पूरे। ये डर गया, इसने कहा कि ओहो, ये तो मसला कोई दूसरा है। इसने कहा, एक दफा और आप ऐसा कर सकते हैं। वो दोबारा फिर वो पूरे दरख्त जो है ना वो शेक हुआ। ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत बड़ा ट्रैक्टर उस पर आके मारा है, या मतलब कोई हवा तूफान चला जिसकी वजह से वो शेक हुआ। दोबारा भी फिर ऐसा हुआ। ये समझ गया। इसने कहा कि देखें, आप जो मखलूक हैं, नादानी में, अनजाने में मैंने गलती की है। मैं आपसे इस बात की मौजत चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। हमारी यहाँ पोस्टिंग हुई है, मेरी बीवी बच्चे हैं, हमें यहाँ 2 साल गुजारने हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा हम कोई इस किस्म की हरकत नहीं करेंगे, और आप भी हमसे वादा करें कि हमारे बीवी बच्चों को, हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप रहते रहें, और इस बात की मैं आपसे माफी चाहता हूँ। हाथ जोड़ के उसने बाकायदा नीचे दरख्त के खड़े हो गए, हाथ जोड़ के माफी मांगी। तो उसके कान में लिटरली आवाज आई, बाकायदा फील हुआ कि कोई बंदा है, कोई शख्स है, और वो बात कर रहा है। और कान में आवाज आई, आप माफी मांग रहे हैं, और आपसे अनजाने में गलती हुई है, तो एक्सेप्टेड। आइंदा आप हमें तंग नहीं करें, हम आपको तंग नहीं करेंगे, और आइंदा ऐसी कोई हरकत ना हो। उसने कहा, मैं बिल्कुल तहे दिल से माफी मांगता हूँ। हाथ जोड़ के माफी मांगी उसने बाकायदा। फिर वो वहां पर रहते रहे। छोटी मोटी हरकतें होती थी, लाइट जल जाना, बॉल का आ जाना, बच्चों के साथ उनको कुछ तो शरारत कर देना, कोई लाइट जलना, लाइट बंद हो जाना, कोई चीज इधर से उधर, क्योंकि वो उन्हें पता था कि यहाँ पर है, तो वो उस चीज को डरते नहीं थे, उस चीज से अवॉइड करते थे कि ठीक है यार, है बस, है तो बस चलने दो। लेकिन कोई फिजिकली उन्होंने कभी भी 2 साल के अरसे में उनको, उनकी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो भी रहते रहे, और वो जो मखलूक थी वो भी दरख्तों पे रहती रही। तो ये 2 वाकयात थे, मैं आपसे शेयर करना चाहता था। स्टोरी नंबर 3, ब्लैक शैडो इन द रूम। आज मेरी एक अजीज से बात हुई, वो अपने जॉब के सिलसिले में बाहर अब्रॉड होते हैं। तो अपने एक कलीग के साथ उन्होंने एक फ्लैट रेंट पे लिया है, जो 6 मंथ एग्रीमेंट की है। लास्ट दिसंबर की एक सर्द रात थी। उसके फ्लैटमेट ने कहा कि मैं, सैटरडे नाइट है,
बता रहा था कि शायद 25 या 26 दिसंबर की रात थी। ये किस्सा जो है अभी यानी कि तकरीबन 1 महीना पुराना है। कहने लगा मेरा फ्लैटमेट जो है वो अपने दोस्तों के साथ मीटअप पे चला गया, ये कह कर के मैं रात वहीं पर स्पेंड करूँगा। मैंने उसके जाने के बाद अकेला था फ्लैट पे अपने रूम में, लैपटॉप पे मूवी लगा ली और लैपटॉप जो है वो चेयर पे रख लिया और चेयर अपने बेड के करीब कर ली कि मूवी देखता रहूंगा, उसके बाद जब नींद आएगी तो सो जाऊंगा लैपटॉप बंद करके। उसको चेयर को इतना करीब कर लिया कि वो अपने हाथ की रेंज में कर लिया ताकि वॉल्यूम वगैरह इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है तो वो उसका हाथ पहुंच जाए। अभी तकरीबन कोई 40-50 मिनट की मूवी बताता है वही थी। तो मुझे लगा, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे कमरे में मेरे अलावा भी कोई मूवी देख रहा है या मौजूद हो। मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा कौन हो सकता है। जो मेरा वो साथी था वो तो गया हुआ है अपने दोस्तों के साथ, और तो कोई है नहीं इधर। तो मैं देखता रहा, मूवी देखता रहा। फिर थोड़ी देर बाद मुझे एक खटका हुआ और मुझे अपने बैक साइड पे, जहां मैं लेटा हुआ था, तो अपने बेड के बैक साइड पे मुझे ऐसा लगा कि कोई खड़ा हुआ है। मैंने लेटे लेटे अपने गर्दन घुमा के देखी, कोई नजर नहीं आया। तो मैंने लैपटॉप को बंद किया और मैंने कहा थोड़ी देर बाहर जो है ना फ्रेश एयर में होके आता हूं। जब मैंने लैपटॉप को बंद किया और मैं बाहर गया, 5-10 मिनट लगे होंगे, तो किसी चीज के गिरने की आवाज आई। मैं वापस अपने रूम की तरफ आया, देखा तो जो चेयर थी वो नीचे गिरी हुई थी। अजीब, मुझे तशवीश हुई कि ये चेयर तो बिल्कुल ऐसी जगह पर रखी हुई थी कि नीचे गिर नहीं सकती, सिवाय इसके कि कोई इसको गिराना ना चाहे खुद से। बहरहाल मैंने उस चेयर को उठा के एक जगह पर रख दिया जहां पर वो रखी हुई थी और लैपटॉप उठा के अपने बेड पर रख दिया। थोड़ी देर बाद फिर मैं बाहर चला गया, चक्कर लगा कर आया, तो मैंने कहा मैं सो जाता हूं। तो बेड पे लेटने से पहले मैंने कहा चेयर को थोड़ा सा पुश करके और अपनी जगह पर कर दूं ताकि मुझे बेड पे जाने की जगह मिल जाए। तो जब मैं उसको पुश करने लगा तो वो इतनी हैवी थी कि जैसे कोई बहुत ही कोई मोटा ताजा आदमी या कोई शख्स उस पर बैठा हुआ है, तो वो हिल नहीं रही थी मुझसे। तो जब मैंने उसको बाय फोर्स उसको पुश किया तो बिल्कुल एकदम वो रिलीज हो गई, उसकी हैवीनेस, और वो हल्की हो गई कि जैसे कोई शख्स उस पर पहले बैठा हुआ था और जब मैंने पुश किया तो वो शख्स उठ के खड़ा हो गया, मतलब उसने चेयर छोड़ दी, वो चेयर बिल्कुल लूज हो गई। मैंने उसको अपनी तरफ कर दिया और मैं बेड पे लेट गया। जब मैं बेड पे लेट गया तो थोड़ी देर बाद मुझे एक सरसराहट सी लगी कि जैसे कोई मतलब चीज हिल रही है अपनी जगह से। मैंने लेटे लेटे ब्लैंकेट से आंखें खोल के देखा, सर निकाल के, तो बिल्कुल चेयर के ऊपर मतलब जैसे कोई बैठा हुआ है, लेकिन पूरा उसका मतलब जिस्म नजर नहीं आ रहा। सिर्फ सबसे पहले मुझे 2 आईज नजर आई जो रेड कलर की बटन की तरह चमक रही थी। जब मैंने अपनी आंखों को हाथों से मला और उस पर गौर कर किया तो पूरा एक ब्लैक शेडो था, एक ब्लैक शेडो मर्द जो गंजा, बाल उसके बिल्कुल नहीं थे, ब्लैक बिल्कुल हेड, और कलर उसका जो है ना बिल्कुल पेल हुआ था, जैसे खून इंसान के जिस्म से निकल जाता उस टाइप का। वो मुझे कमरे में इतना अंधेरा नहीं था कि नजर ना आए, थोड़ी सी लाइट जैसे बाहर से आ रही थी और उसमें वो नजर आया मुझे। कहता है मैंने आज मेरी तो जान ही निकल गई, ना मुझ में उठने की हिम्मत, बोलूं तो हलक से आवाज नहीं निकल रही,
हलक मेरा खुश्क हो गया। लेकिन मैं करता क्या? मेरे में तो कोई और कहीं और जाने की हिम्मत थी नहीं। मैंने ब्लैंकेट लिया और सूरतें वगैरह पढ़नी शुरू की। जब जोर-जोर से मैंने कलमा पढ़ा और कुछ आयत पढ़ी, तो थोड़ा-सा मुझे डर जो है वो रिलीज़ हुआ। लेकिन फिर मैंने हल्के से ब्लैंकेट उठा के देखा कि वो शख्स अभी भी मौजूद है कमरे में या नहीं है। तो वो आइज़ मुझे नज़र नहीं आई, वो जिस्म मुझे नज़र नहीं आया कुर्सी के ऊपर। खैर मैंने जैसी-तैसी वो रात गुज़ार दी। जब मैं सुबह उठा हूँ, मुझे सोते में नहीं पता चला। अब मुझे ये नहीं मालूम कि वो मेरी बेहोशी थी या नींद थी, लेकिन मेरी आँख नहीं खुली। लेकिन जब मैं सुबह उठा हूँ और मिरर के सामने खड़ा हुआ, तो मेरे गर्दन पे ब्लू कलर की पूरी लाइंस जैसे किसी ने नाखूनों से स्क्रैच किया हो। मेरे चेहरे पे स्क्रैच। बहुत परेशान हुआ। अपनी वालिदा को फ़ोन किया। वालिदा ने कहा कि तुम फौरी तौर पर वो घर छोड़ दो। मैंने अपनी मदर को बताया कि मामा ये नहीं हो सकता। हमने इसी महीने जो है ना वो 6 महीने का एग्रीमेंट किया है और यहाँ पर ऐसा नहीं होता। अगर हमने इसको छोड़ा तो हमें पूरे 6 महीने का किराया जो है ना रेंट उसको पे करना पड़ेगा। खैर कोशिश करेंगे हम कि कुछ बात बन जाए। उसकी मदर ने कहा कि ठीक है, तुम कोशिश करना और जितनी जल्दी हो सके ये घर छोड़ दो। नेक्स्ट डे उसका जो फ्लैटमेट था वो भी आ गया। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरे दिन फिर वही सिलसिला जो पहली रात हुआ था। लेकिन इस दफा न कुर्सी खटकी न कुछ और। एक आवाज हुई। मैंने ब्लैंकेट उठाया, सर बाहर निकाला, देखा तो पूरा एक इंसानी जिस्म जो है ना मेरे सामने खड़ा है और जिस्म वही है, वही ब्लैक हेड, पेल कलर, रेड आइज और अच्छा खासा लंबा चौड़ा। क्योंकि पहले दिन वो नजर आया था कुर्सी पे बैठा हुआ, आज वो खड़ा हुआ नजर आ रहा था। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने वही ब्लैंकेट लिया, उठा, ब्लैंकेट अपने ऊपर लपेटा और बराबर वाले कमरे में, रूम में, अपने फ्लैटमेट जो था उसके पास चला गया। उसको जाके ये वाकया सुनाया। लेकिन उसने इतना इजी लिया, कहने लगा नहीं यार तुमने कोई ख्वाब देखा होगा, जाओ तुम अपनी जगह पर जाकर सो जाओ और मुझे भी सोने दो, मुझे जॉब पे जाना है। ये फिर वापस अपने रूम में आ गया। कहता है कि वैसे तो वो दिसंबर का महीना था और रूम टेम्परेचर जो हमने चेक किया था पहले वो 24 या 23 डिग्री था। लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मेरे रूम में कोई 4-5 चिलर या कोई 4-5 2-2 टन के एसी चला दिए, इतनी ठंडक थी। मेरी बाकायदा कपकपी बंधी हुई थी। मैं ब्लैंकेट में घुसा हुआ था लेकिन मुझसे सर्दी ना कंट्रोल नहीं हो रही थी, सर्दी बर्दाश्त नहीं होती थी, इतनी ठंडक थी उस वक्त। बोलने का मैं लेट गया, पूरी रात बेचैन रहा। कभी बाहर जाऊं बैल्कनी में खड़े होके, फिर वापस आऊं, फिर वही आवाजें, फिर वही चेहरा सामने। खैर मैंने जैसे तैसे जो है ना ब्लैंकेट लिया और लेट गया। कोई 1 घंटा गुजरा होगा तो मेरे पैरों की तरफ ना, मेरे पैर पे किसी ने कोई चीज टच की। मैंने डर के मारे उसको देखा ही नहीं। फिर वो चीज ऐसा लगा जैसे वो जिस्म मेरे करीब आके लेट गया हो। जब मैंने करवट लेके देखी तो मेरा जो फ्लैटमेट था वो मेरे साथ आके लेट गया और वो थर थर कांप रहा था। हालत उसकी बुरी थी, हलक से उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने कहा क्या हुआ? उससे बात नहीं हुई, सिर्फ उसने ये कहा कि कोई मेरे कमरे में है, कोई मेरे रूम में है। मैंने कहा यार आप तो एतबार ही नहीं कर रहे थे।
जब मैंने आपसे कहा तो आपने कहा कि ख्वाब देखा होगा, डरो मत, यहीं लेटे रहो। उसकी तो हालत ही खराब थी। थोड़ी देर बाद वही शख्स, वही हैवला या वही जिस्म मेरे कमरे में दाखिल होता है और हम दोनों ब्लैंकेट लेके बाहर की तरफ भागते हैं। अपने रूम से बाहर निकलते हैं, उसके बाद फ्लैट का दरवाजा खोल के फ्लैट से बाहर निकलते हैं और जो कॉमन टेरेस होता है सारे फ्लैट्स की बिल्डिंग का, वहां बाहर चौकीदार के लिए वो एक सोफा पड़ा हुआ था पुराना सा। पूरी रात हम दोनों उस सोफे पे बैठ के गुजार देते हैं और सुबह होते ही हम उसके ऑनर को टेलीफोन करते हैं तो ऑनर यही कहता है आपको जो है ना वो रेंट पे करना पड़ेगा। हम उसको पूरा किस्सा बताते हैं, वो कहता है नहीं, आपको रेंट पे करना पड़ेगा, सिर्फ मैं ये कर सकता हूँ कि 6 मंथ की जगह 2 मंथ्स का मैं आपको रिलीव दूंगा, 4 मंथ का पे आप करें और आप घर छोड़ दें। हमने उसी दिन 4 महीने किराया पे किया, सामान उठाया और तीसरे किसी कुलीग की तरफ जहां वो रहता था वहां पर हम उसके फ्लैट में शिफ्ट हो गए। और ये किस्सा है 26 दिसंबर लास्ट मंथ का। स्टोरी नंबर 4, कराची का ऐसा स्कूल जहां पढ़ते हैं जिन्नात। आज का वाकया कुछ इस तरह से है कि गुलिस्तान जौहर में जब आप यूनिवर्सिटी रोड की तरफ से आएंगे तो एक बहुत मशहूर जगह है कॉन्टिनेंटल बेकरी। आपने भी देखी होगी, बहुत से लोगों ने देखी होगी। कॉन्टिनेंटल बेकरी से एक रास्ता डबल रोड अंदर जा रहा है गुलिस्तान जौहर, जो उस तरफ अपने मुनव्वर चौरंगी की तरफ जाके निकलता है और उस रोड पर स्कूल्स बहुत हैं और शादी हॉल्स बहुत हैं। पहले वो रोड थोड़ा सा सुनसान सा होता था, लेकिन 4-5 साल पहले तक, लेकिन अब तो उस पर माशाल्लाह इतने शादी हॉल्स बन गए हैं और स्कूल्स बन गए हैं, वो डबल रोड कारपेटिंग हो गई है तो काफी उस पर रश रहने लगा है और रौनक सी हो गई है। उसी में एक स्कूल है, नाम तो मैं उसका डिस्क्लोज नहीं करूंगा, और वो काफी पुरानी बिल्डिंग है। उसमें स्कूल खोला हुआ, ट्रिपल स्टोरी, और अभी भी वो चलता है स्कूल। लेकिन अब जाहिर सी बात है रौनक हो गई है। तो मेरी भांजी जो है उस स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटर है। मैं 2 दिन पहले बैठा हुआ था बहन के यहाँ, तो उसने मुझे ये वाकया शेयर किया। यूट्यूब पे सुनती रहती है इस किस्म के वाकया, तो उसने भी शेयर किया। हुआ ये था कि उस स्कूल का जो 3rd फ्लोर है वो बहुत ज्यादा जो है ना इफेक्टिव है। पहले फ्लोर पे, 2nd फ्लोर पे और ग्राउंड फ्लोर पे क्लासेस हैं, और ये जो सारे अपने इनके जो होते हैं, प्रिंसिपल का रूम होगा, कोई ऐसे हो। 3rd फ्लोर पे सिर्फ वो बताती हैं कि शायद एक लेबोरेटरी है, लैब है जो साइंस की 9th मैट्रिक के बच्चों के लिए होती है, और एक कोई वो अकाउंट्स ऑफिस टाइप का एक छोटा सा कमरा है जिसमें वो जो अकाउंट का काम करते हैं साहब वो बैठे होते हैं, वॉकी वॉशरूम वगैरह होंगे। तो बोलना एक दिन मैं ऊपर 3rd फ्लोर पे गई तो एक उनके यहाँ मैड होती है, मासी कह लें आप, छोटे बच्चों के लिए और वॉशरूम वगैरह साफ करने के लिए। तो मैं जिस वक्त छुट्टी हो जाती है तो सारे जब हम निकलने लगते हैं तो 3-3:30 बजे का टाइम था। तो एज एडमिनिस्ट्रेटर मेरी ड्यूटी है कि मतलब मैं देखूं कि लैब बंद है, ऑफिस बंद है, सारी चीजें मतलब सब। तो वो ऊपर मैड जो है मुझे जाती हुई कमरे में नजर आई, तो पता नहीं उसका नाम भी उसने बताया था, जरीना है या हसीना था कोई। तो मैंने उसको आवाज दी कि तुम कहाँ जा रही हो, बस छुट्टी का टाइम हो गया और चलो निकलो। मैं पीछे पीछे उसके जाने लगी। आई थिंक लेबोरेटरी, वो लैब थी 9th मैट्रिक के बच्चों की, तो उसके अंदर वो घुसी। जब मैं उसके पीछे पीछे गई तो वो जो भी वो मैट का नाम था वो तो गायब हो गई वहां से एकदम। और मैं जब पलट के पीछे वापस आई तो वही मासी जो है, मैट जो है, वो जीने से चढ़ती ऊपर आ रही है। फिर बोला कि मुझे तो बड़ी घबराहट सी हुई कि मैं तो बिल्कुल फिजिकल इसको देखा है, पूरी फिजिकल मैंने उसको देखा है कि वो जा रही है और मैं उसके पीछे पीछे गई हूँ। मैं जब वापस आई तो मैंने फिर उससे बात की
मैंने कहा जरीना तुम इधर अभी गई थी और मैं तुम्हारे पीछे पीछे गई, तुम यहाँ कहाँ से आ रही हो नीचे से, ये क्या मसला है? तो फिर उसने मुझे खुद बताया कि मैडम आप ऊपर क्यों आती हैं, हम तो थर्ड फ्लोर पे बहुत कम आते हैं और मैं तो अभी आ रही हूँ, मैं आगे नहीं गई, और इस किस्म के वाकयात होते रहते हैं। तो फिर मैं उसके अकाउंट्स ऑफिस के मैं रूम में गई, मैंने जहाँ पर वो साहब होते थे, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे, मैंने उससे की बात शेयर की कि ये मुझे घबराहट तो अक्सर होती थी थर्ड फ्लोर पर, लेकिन आज तो ऐसा वाकया हुआ कि ये, तो उसने भी यही बात की तायीद की, उसने कहा जी बिल्कुल ऐसी मैडम, हम अगर बहुत लेट बैठते भी हैं तो मगरिब तक, मगरिब के बाद नहीं बैठते, क्योंकि बोला एक दफा मगरिब के बाद बैठा था तो मेरे साथ जो हुआ था, और हम तो मगरिब से पहले भी यहाँ बैठे होते हैं, तो इतना एबनॉर्मल ये एक्टिविटीज होती हैं यहाँ पर कि जिसके हम अब आदी हो चुके हैं। हम तो बोलने लगा मैडम हमें डर भी नहीं लगता, हम बैठे होते हैं अकेले, सब लोग आप लोग नीचे होते हैं, मैं अकेला बैठा होता हूँ, मुझे डर नहीं लगता। कभी कुर्सी खिसक के उधर जा रही है, कभी लाइटें बंद हो रही हैं, कभी लाइटें जल रही हैं, कभी दरवाजा कोई जैसे खोल के जोर से मार के जाता है, इतनी जोर से कि वो दरवाजे की चौखट ही निकल जाएगी। इस किस्म के वाकयात होते रहते हैं। और ये जो आपने बताया जरीना का वाकया, ऐसे तो कई दफा ऐसा हुआ है कि मैं उठ के गया हूँ किसी के पीछे के कोई जा रहा है, कोई टीचर जा रही है या कोई यही जरीना जा रही है, और मैं गया हूँ आधे रास्ते के बाद वो सामने से गायब हो गई। मैं लैब में जाता हूँ तो लैब की चीजें उल्टी हुई पड़ी होती हैं, यही जो इनके अपने वो तजर्बा करते हैं ना, प्रैक्टिकल वगैरह, 9th मैट्रिक के बच्चे, वो सब चीजें जो है ना वो बंद की होती हैं, वो शीशे के जार वार होते हैं वो सब टूटे पड़े होते हैं। तो बोला ये तो वाकयात हैं, लेकिन ये है कि आपके साथ आज पहली दफा हुआ है। तो उसमें एक टीचर थी और उसकी क्लास में 7 बच्चे थे जिसका वो रिकॉर्ड मेंटेन करे थे। तो उसी अकाउंट्स का जो बंदा काम करता था उसने मेरी बहन जी को बताया, मैडम ये देखें, ये फला टीचर जो हैं वो डेली अटेंडेंस लगाती हैं, 7 बच्चों का नाम लिखे हुए हैं और 8वें बच्चे का नाम नहीं लिखा हुआ, उसके सामने पूरे महीने की अटेंडेंस लगी हुई है। अब मैं अगर उससे फीस कलेक्शन की बात करता हूँ या उसका रिकॉर्ड चेक करता हूँ तो कोई मुझे रिकॉर्ड नहीं मिलता। मैं इनसे मुस्तकिल कह रहा हूँ कि उस बच्चे का नाम, फादर्स नेम, उसकी पूरी मुझे वो दें डिटेल, ताकि उनसे फीस वसूल की जाए। 3 महीने हो गए, बोला मैडम ना वो उस बच्चे का नाम बताती हैं, ज्यादा अगर उनसे पूछो तो वो नाराज हो जाती हैं। और अब मैंने कल जब उनसे हौटा की कि भाई अब मुझे प्रिंसिपल को जवाब देना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटर को जवाब देना पड़ेगा, तो कल 2 दिन हो गए, कल से वो स्कूल नहीं आई है, ना कल आई ना आज आई, और अब वो ना टेलीफोन उठा रही हैं। सिर्फ उन्होंने चलते वक्त ये कहा था कि इस बारे में मुझसे ना पूछा करो, ना मैं इसकी डिटेल बता सकती हूँ, ना इसकी डिटेल मेरे पास है। लेकिन 8वां बच्चा क्लास में होता है और वो डेली क्लास अटेंड करता है, प्रेजेंट लगती है उसकी, नाम नहीं बताता, नाम में नहीं बता सकती। तो वो फिर उस बात पर वो चौंकी। तो उनके यहाँ उसी स्कूल में एक कारी साहब थे जो इस्लामियात के टीचर भी थे और डेली प्रेयर में मतलब वो कुरान तिलावत कुरान पाक करते थे। तो जब उनसे ये वाकया उस अकाउंट्स के क्लर्क ने शेयर किया तो उन्होंने, कारी साहब ने भी यही कहा कि जी मैडम, और मैंने इनको ही बताया है कि वो जिन्नात के बच्चा है, वो पढ़ता है, मैंने इनको मना किया था कि उसके बारे में उससे मजीद ना पूछो, वो क्लास में होता है, लेकिन जाहिर सी बात है वो ये जो क्लास टीचर है उसका नाम कैसे लिखेगी, उसको पता थोड़ी है, लेकिन वो डेली आता है। तो और आप भी मगरिब के बाद इधर ना आया करो। और मैं तो पहले 3rd फ्लोर पे आके आने की सख्ती से ममानत की थी किसी भी टीचर की, लेकिन जब से ये लैब बनी है ऊपर 3rd फ्लोर पे, जब से वो टीचर्स जाहिर सी बात आने लगी हैं, बच्चे भी आने लगे हैं, लेकिन सिर्फ 2-2:30 बजे तक। उसके बाद जो है ना, जब स्कूल बंद हो जाए तो यहाँ आने की कोई जहमत ना करे। तो वो स्कूल अभी भी कायम है, मेरी अपनी भांजी वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर है, जाती है, पढ़ाती है, और इस किस्म के वाकयात 3rd फ्लोर पे अभी तक हो रहे हैं और वो स्कूल भी चल रहा है।